हेलो स्टूडेंट, मैं कमलेश सर आपका अपने यूट्यूब चैनल बायो क्लासेस में स्वागत करता हूं। बाबू मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो टॉपिक है बाबू हमारा वो है उत्तक, यानी कि उत्तक में कौन से उत्तक का स्टडी करना है। आज हमको जंत उत्तक करना है या पादप उत्तक करना है। तो यहाँ पे मैं नोट कर दिया हूँ, हमको पादप उत्तक के बारे में जानकारी ले लेनी है या स्टडी कर लेनी है। मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ, बता देता हूँ कि हम जो है क्लास 9th की बायोलॉजी में पहला चैप्टर जो है ख़त्म कर दिए हैं और मैं आज दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। और दूसरे चैप्टर का नाम है उत्तक और पादप उत्तक, यानी कि उत्तक में हमको कौन से उत्तक का पढ़ना है, पादप उत्तक का पढ़ना है। यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनका शरीर कैसे निर्माण हुआ है, उनमें कौन कौन से टिश्यू या फिर उत्तक पाए जाते हैं, इसके बारे में जानकारी ले लेनी है। उसमें कौन कौन से कार्य होता है, इसके बारे में जानकारी ले लेनी है। बाबू मैं केवल आज उत्तक यानी कि पादप उत्तक के इंट्रोडक्शन बताऊंगा, यानी कि इसका परिचय बताने वाला हूं आपको। चलिए एक बार और हम आपको बता देते हैं, हम पढ़ा रहे हैं क्लास 9th की बायोलॉजी, कक्षा 9 की बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, वो भी हिंदी मीडियम पढ़ा रहे हैं। बाबू ध्यान देना होगा, मैं यहाँ पर नोट कर दिया हूँ कि कक्षा 9th सब्जेक्ट बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, और इसमें मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ 6, यानी कि किताब के मुताबिक 6 है और हमारे और आपके मुताबिक जो है अध्याय संख्या सेकंड पर आएगा, 2 पर आएगा, ठीक है ना। और इसका नाम है उत्तक यानी कि पादप उत्तक। सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं उत्तक क्या होता है, ठीक है ना। लेकिन चर्चा करने से पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं कि यदि हमारे वीडियो पर नए हैं या हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगा। बाबू मैं आपको बहुत ही अच्छे से आसान भाषा में और बिल्कुल केयरफुली आपको रहना होगा, जो मैं बात बोलूंगा उसको अच्छे से समझना होगा, ठीक है ना। चलिए हम आपको बता देते हैं। बाबू मैं आपको बता दूं कि उत्तक क्या होता है, तो सबसे पहले हम टिश्यू के बारे में जानेंगे कि क्या होता है, ठीक है ना। देखिए इसको कहते हैं उत्तक, टिश्यू यानी कि उत्तक। बाबू देखिए कोई भी इस पृथ्वी पर जो भी जीव है, एक कोशिकीय जीवों को छोड़ करके जो अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है ना, या जो कोशिकीय होते हैं, वो किस प्रकार का बिहेव दर्शाते हैं या फिर अपने लक्षण को दर्शाते हैं। तो बाबू मैं आपको बता दूं कि जितने इस पृथ्वी पर जीव होते हैं, यदि उनका शरीर का निर्माण होता है, अगर अंग तंत्र है, अगर अंग तंत्र प्रकार का वो जीव प्रदर्शित करता है कि हमारे शरीर में अंग है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अंगों का निर्माण कैसे होता है। तो मैं सबसे पहले आपको छोटा सा यहाँ पे समझा देता हूँ, छोटे से भाषा में समझा देता हूँ, आप बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा और आप वास्तव में पादप उत्तक को समझ पाएंगे। बिल्कुल आपको केयरफुली रहना होगा, हमारे बातों को समझना होगा। आइए हम आपको बता देते हैं। देखिए सबसे पहले इस टिश्यू का निर्माण करना है तो कैसे करेंगे। टिश्यू का निर्माण करने के लिए सबसे पहले भाग लेता है सेल यानी कि कोशिका। देखिए, और कोशिका जो होता है ना बाबू, वो सजीवों का एक सूक्ष्मतम इकाई होता है। इसी से, इस कोशिका से यानी कि सेल से सभी जीवों का शरीर निर्मित होता है। वो संरचनात्मक इकाई होता है और क्रियात्मक इकाई होता है, यानी कि सभी जीवों का शरीर एक छोटी इकाई कोशिका से बना होता है और उसके अंदर सारी क्रियाएं संपादित की जाती हैं। ये ध्यान में रखना होगा आपको। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में और हम चर्चा करते हैं। देखिए कोशिका जो होता है ना बाबू, ये कोशिका बहुत सारे कोशिका मिलकर के, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक कोशिका है और यहाँ पे जो है बहुत सारे कोशिकाएं हैं। देखिए अब आप पूछेंगे कि बहुत सारे कोशिकाएं कहां से आया, तो बाबू मैं आपको बता दूं कि जो सजीव कोशिका होता है वो कभी भी डिवाइड करता है और डिवाइड करके अन्य कोशिकाओं का निर्माण करता है, यानी कि एक से अधिक कोशिकाओं का निर्माण करता है। चलिए ठीक है, अब यहां पर बहुत सारे कोशिका हो गए, तो हम इस कॉलोनिकल को यानी कि इस जो है समूह का हम नाम क्या देते हैं बाबू, तो यहां पर हम नाम देते हैं इसको टिश्यू। क्या नाम देते हैं बाबू, टिश्यू, यानी कि उत्तक कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं बाबू, उत्तक कहते हैं। तो उत्तक का अगर डिफिनेशन देना हो आपको, टिश्यू का डिफिनेशन देना हो, जैसे हम लोग उत्तक पढ़ रहे हैं, तो इसका डिफिनेशन बहुत जरूरी है जानना। लेकिन एक बात और ध्यान में रखेंगे कि आज मैं आपको केवल इसका परिचय ही बता रहा हूं, ठीक है ना। मैं आपको परिचय बताऊंगा कि पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, वो कहां कहां पाए जाते हैं, उनका कार्य क्या होता है। लेकिन मैं उसमें जो प्रकार बताऊंगा वो एक एक प्रकार को मैं सुचारू रूप से और सही ढंग से, ठीक है ना, अलग अलग पार्ट बनाऊंगा वीडियो और उसमें अलग अलग आपको बताऊंगा और समझाऊंगा, ठीक है ना। आज केवल इंट्रोडक्शन आपको बता रहा हूं, इतना ध्यान में रखना होगा। देखिए बाबू यहां पर अगर उत्तक का डिफिनेशन दिया जाए तो कैसे देंगे, ध्यान देना होगा, ठीक है ना। समान प्रकार की कार्य करने वाली कोशिकाओं का या उसका संगठन समान प्रकार के हो, ठीक है ना, तो एक ही भाषा में हम देंगे। ध्यान दीजिए, समान उत्पत्ति एवं सामान्य कार्य करने वाली कोशिकाओं को या कोशिकाओं के समूह को हम उत्तक कहते हैं। आपको समझ में नहीं आया, यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि कैसे समझ में आएगा। अगर एक कोशिका है,
एक कोशिका, और इस कोशिका से अनेक प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण हुआ है। तो जिस पदार्थ से ये बना हुआ है, जिस कंपोनेंट जो इसका है, जो कंपोजिशन है, उसका जो नया वाला कोशिका बना हुआ है उसका भी कंपोनेंट वही होगा, उसका भी कंपोनेंट क्या होगा, वही होगा। यानी कि जिस पदार्थ से ये बना है उसी पदार्थ से ये भी बना हो। तो जितने कोशिकाएं बने हुए हैं इसी की कोशिका का भाग है, ठीक है ना, इसी से निर्माण हुए हैं। तो जो कोशिका ये प्रदर्शित करता है, जो लक्षण ये प्रदर्शित करता है, वही लक्षण ये भी प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। तो हम कह रहे हैं कि समान उत्पत्ति, जहां से उत्पत्ति इसकी हुई है, जहां से उत्पत्ति इसकी हुई है उसी होता है, ठीक है ना। अब इससे बने हुए नए कोशिका इसी की तरह कार्य करेंगे, यानी कि कार्य भी करेंगे और उनका संगठन भी सामान्य होगा। तो छोटे से भाषा में कैसे देंगे, मैं आपको एक बार और बता रहा हूं कि इसका परिभाषा यानी कि इसका डिफिनेशन कैसे बताएंगे। हम कहेंगे कि समान उत्पत्ति तथा समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को हम उत्तक कहते हैं। क्लियर हो गया, यहां पे उत्तक कहते हैं। अब देखिए मैं आपको बता देता हूं, उत्तक कभी भी अंग का निर्माण करता है, ऑर्गन का निर्माण करेगा, यानी कि अंग का निर्माण करेगा, और बहुत सारे अंग मिलकर के ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करेगा, ठीक है ना। और ऑर्गन सिस्टम मिलकर के जो है क्या बनाएगा, एक बॉडी का निर्माण कर देगा। जैसे कि यहां पर मैं बता देता हूं प्लांट, ठीक है ना। एक प्लांट यहां पर तैयार हो जाता है, ठीक है ना। देखिए यहां पर मैंने एक प्लांट तैयार कर दिया है, यहां पर आप देख सकते हैं कि प्लांट तैयार हुआ। तो आप पूछेंगे कि कैसे हुआ, तो मैं आपको यही बताऊंगा कि इसका जो शरीर का निर्माण हुआ है एक छोटी इकाई कोशिका से हुआ है, तो समूह में हो गया है। अब कोशिका बहुत सारे समूह में हो गए हैं, तो ये उत्तक कहलाते हैं। और जब ये वृद्धि कर रहा है, परिवर्धन करता है, तो ये सीधे और अंग का निर्माण करता है। अंग का मतलब कि रूट और शूट, यानी कि शूट का भी निर्माण करेगा और रूट का भी निर्माण करेगा, ठीक है ना। तो अब रूट का निर्माण कर रहा है यहां पर मान लीजिए ये रूट है, जड़ है, और यहां पर शूट है, यानी कि प्ररोह है, ये प्ररोह है, ठीक है ना। तो अब प्ररोह में जितने अंग आते हैं, जैसे कि स्टेम हो जाएगा, तना हो जाएगा, इसका पत्तियां हो जाएगा, फल हो जाएगा, फूल हो जाएगा, जो भी होगा ये ऑर्गन्स का निर्माण कर देगा। अब इसी तरह से जड़ कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, टैप रूट्स और एडवेंटिटियस रूट्स, ठीक है ना। मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़, और अपस्थानिक जड़ में भी मूल रोम पाए जाते हैं छोटे छोटे, तो सारे किसके भाग होते हैं, रूट के भाग होते हैं। तो इस तरह से ये दो अंगों का निर्माण करता है, और दो अंग कई पार्ट का निर्माण करके, कई अंगों का निर्माण करके पूरे शरीर का निर्माण कर देता है। जैसे हमारे शरीर में मान लीजिए कि हाथ है, पांव है, आंख है, नाक है, मुंह, सर है, जो भी है, ठीक है, पूरे मिलकर के हमारे एक शरीर का ढांचा का निर्माण कर दिए हैं। उसी तरह से यहां पर उत्तक मिलकर के अंग का निर्माण करता है, और अंग मिलकर के ऑर्गन सिस्टम यानी कि अंग तंत्र का निर्माण करता है, और अंग तंत्र मिलकर के एक शरीर का यानी कि एक बॉडी का ढांचा देते हैं। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम और चर्चा कर लेते हैं कि पादप उत्तक वास्तव में कितने प्रकार का होता है और क्या होता है। चलिए हम आपको बता देते हैं, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, थोड़ा सा हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। देखिए बाबू, यहां पर हम आपको बता देते हैं कि जो पादप उत्तक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले पादप उत्तक को हम दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से भागों में बांटते हैं बाबू, तो विभेजोतक उत्तक यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और परमानेंट टिश्यू यानी कि अस्थायी उत्तक, ठीक है ना। यहां पर हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जरा समझिएगा। यहां मैं लिख देता हूं पादप उत्तक यानी कि प्लांट टिश्यू। तो बाबू प्लांट टिश्यू दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बाबू, दो प्रकार का होता है, ध्यान दीजिएगा। पहला जो भाग होता है बाबू, इसका पहला जो होता है उसको कहते हैं विभेजोतक उत्तक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। समझिएगा, विभेजोतक उत्तक, सॉरी, इसको कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू, इसको कहते हैं अस्थाई उत्तक, परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, ठीक है ना। आपने यहां देखा कि
पादप उत्तक दो प्रकार का है, विभेजोतक उत्तक और अस्थायी उत्तक। चलिए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट वाले उत्तक के बारे में चर्चा करेंगे कि विभेजोतक उत्तक क्या होता है। तो बाबू मैं आपको बता दूं कि विभेजोतक उत्तक केवल इसकी कोशिकाएं विभाजक करने का कार्य करती है, केवल विभाजन करती हैं। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि विभेजोतक यानी कि वह कोशिका जो बार बार विभाजन करके पादपों में वृद्धि कराती है, मोटाई में कराती है, चौड़ाई में कराती है, उसको हम विभेजोतक उत्तक कहते हैं। इतना क्लियर आपको हुआ? एक बात और ध्यान में रखिएगा बाबू, ये ऐसी कोशिका से बनी होती है जो कोशिका लगातार विभाजन करती रहती हैं और विभाजन करके नए नए कोशिकाओं का निर्माण कराती हैं। अब नए नए कोशिकाओं का निर्माण कराती हैं तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि जब नई नई कोशिका का निर्माण कराती हैं तो पादपों में क्या होता है? वृद्धि होता है। वो बड़ा होगा, कैसा होगा? वृद्धि करेगा, मोटाई में होगा, लंबाई में बढ़ेगा, जो भी होगा, ठीक है ना, वृद्धि कराएगा। इतना ध्यान में रखिएगा। अब परमानेंट टिश्यू की मैं बात करूं तो बाबू यहां पर परमानेंट टिश्यू केवल इतना ही कार्य करता है, परमानेंट टिश्यू का इतना ही कार्य होता है कि यह जो है सपोर्टिंग का कार्य करता है, प्लांटों में सपोर्टिंग करता है, या संवहन का कार्य करेगा, या अनेक पदार्थों को पहुंचाने का कार्य करेगा एक स्थान से दूसरे स्थान तक, या फिर जो प्लांट होता है उसको स्थिर खड़ा करने का कार्य करता है, या उसको अवलंबन देने का कार्य करता है। इतना ध्यान में रखना होगा। चलिए थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं इसके बारे में कि पादप उत्तक दो प्रकार का होता है, विभेजोतक उत्तक और अस्थायी उत्तक। लेकिन भाई विभेजोतक उत्तक कितने प्रकार का होता है और ये कहां कहां पाया जाता है, ये भी जानना जरूरी होता है कि विभेजोतक उत्तक कहां कहां पाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये कितने प्रकार के होते हैं और प्रकार के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि ये कहां कहां पाए जाते हैं। ठीक है ना, चलिए हम आपको बता देते हैं। देखिए ये मुख्य रूप से जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? पहला जो होता है उसको कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम यानी कि शीर्षस्थ। इसको कहते हैं हम शीर्षस्थ। शीर्षस्थ उत्तक कहिए चाहे शीर्षस्थ विभेजोतक उत्तक कहिए, ठीक है ना। तो यहां पर मैं लिख देता हूं शीर्षस्थ। इसको इंग्लिश में कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है ना, एपिकल मेरिस्टेम। इसके बारे में मैं बता दूं तो ये कहां पर पाया जाता है? ये केवल तने एवं जड़ के शीर्ष भाग में उपस्थित होता है। तना का मतलब हुआ, यहां पर मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये है एक प्रकार का प्लांट, ठीक है ना, ये एक प्रकार का प्लांट है, देखिए, और इसके तने पर पाया जाएगा। जो ये स्टेम आपको दिखाई दे रहा है इसके एपिकल भाग पर पाया जाएगा, यानी कि ये लंबाई में वृद्धि कराएगा, ठीक है ना। अगर जड़ पे पाया जाता है तो ये जड़ जो दिखाई आपको दे रहा है इस जड़ के एपिकल भाग पर पाया जाएगा, यानी कि अग्र भाग पर पाया जाएगा। इसको लंबाई में बढ़ाने का कार्य करेगा, जड़ को लंबाई में बढ़ाने का कार्य करेगा। यहां से शाखाएं निकली है या डाली निकली है तो इसके एपिकल भाग पर पाया जाएगा, इसको लंबाई में बढ़ाने का कार्य करेगा। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ रहा होगा, इतना ध्यान में रखना है। ये कहां कहां पाया जाता है बाबू? तो प्लांट के शीर्ष पर, मतलब ऊपर, यहां पर ऊपर पाया जाता है जो लंबाई में बढ़ाता है, ठीक है ना, या तो जड़ के शीर्ष पर पाया जाता है। जड़ के शीर्ष का मतलब ये वाला भाग जो लंबाई में बढ़ाने का कार्य करता है, ठीक है ना। ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको बता दूं कि इसका विभेजोतक उत्तक का जो दूसरा भाग होता है वो होता है अंतर्वेशी, यानी कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम। मैं यहां पे आपको लिखकर समझा देता हूं और बता देता हूं, ठीक है ना। देखिए इसका जो दूसरा भाग होता है, इसको कहते हैं हम अंतर्वेशी। अंतर्वेशी, ठीक है ना। अंतर्वेशी को हम इंग्लिश में कहते हैं इंटरकैलरी स्टेम, ठीक है ना, इंटरकैलरी स्टेम। स्टेम नहीं बोलते हैं, मेरिस्टेम बोलते हैं, ठीक है ना, मेरिस्टेम, सॉरी, मेरिस्टेम बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए बाबू ये कहां पर पाया जाता है कि जो पत्तियां होती है ना, पत्तियां, उसके आधार पर और टहनी के पर्व, यानी कि यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए यहां पर मान लीजिए कि ये एक स्टेम है, ठीक है ना, और यहां से पत्तियां निकली हुई है। देखिए यहां से पत्तियां निकली हुई हैं, तो पत्ती के आधार पर, यानी कि पत्ती का आधार को हम कहते हैं पर्णाधार। क्या बोलते हैं? पर्णाधार। पर्णाधार के पास ये उपस्थित होती हैं क्योंकि ये पत्तियों को लंबाई में बढ़ाने का कार्य करती हैं, इतना ध्यान में रखना है। और इसको यहां पर मजबूती प्रदान करती है, लचीलापन प्रदान करती है, जिससे कि पत्तियां यहां पर स्थिर रहे।
ये ध्यान में रखना होगा। पत्तियों को चिपका कर रखने का कार्य पर्णधार करता है, यानी कि पर्णधार क्या चीज का बना होता है? अंतर्वेशी उत्तक का बना होता है। यहां पर अंतर्वेशी उत्तक पाया जाता है, इंटरकैलरी पाया जाता है। आपको बता देता हूं कि इसके साथ साथ इंटरकैलरी यानी कि अंतर्वेशी उत्तक कहां कहां पाया जाता है, ठीक है ना। तो आपको बता दूं कि पत्तियों के पर्णधार पर पाया जाता है, और दूसरा जो पाया जाता है बाबू वो पाया जाता है, जैसे मान लीजिए कि यहां पर मैं एक स्टेम बना देता हूं, इसको, ये शुगर कैन है, गन्ना है, ठीक है ना। क्या है बाबू? गन्ना है, शुगर कैन, ठीक है ना। तो गन्ना का जो प्लांट होता है आप देखे होंगे कि इस तरह से कुछ पर्व पाया जाता है, ठीक है ना। यहां पर कुछ पर्व पाया जाता है। तो आपको बता दूं कि ये जो पर्व पाया जाता है, इस पर्व के यहां पर और यहां पर दोनों साइड में, ऊपर और नीचे दोनों साइड में पाया जाता है, और इसकी कोशिकाएं बार बार विभाजन करके, और जो पर्व संधि होता है यानी कि ये जो ये वाला बीच वाला जो भाग होता है, इसको वृद्धि कराने का कार्य करती है। नीचे की तरफ खींचती है और ये ऊपर की तरफ खींचता है, ये नीचे की तरफ खींचता है और ये ऊपर की तरफ खींचता है, इसको वृद्धि कराने का कार्य करता है। तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा कि अंतर्वेशी यानी कि अंतर्वेशी जो विभेजोतक उत्तक है वो कहां पाया जाता है? तो पत्ती के पर्णधार पर, और स्टेम के जो पर्व होते हैं, जो पोर होते हैं, वहां पर पाया जाता है, और ये लंबाई में वृद्धि कराने का कार्य करता है, मजबूती भी प्रदान कराता है, ठीक है ना। चलिए हम आपको बता देते हैं इसके तीसरे प्रकार के बारे में कि इसका तीसरा प्रकार क्या होता है, ठीक है ना। चलिए यहां पर पहला, दूसरा, और यहां पर मैं इसका तीसरा प्रकार लिख देता हूं। तीसरा प्रकार होता है बाबू पार्श्व विभेजोतक। पार्श्व विभेजोतक का मतलब कि लैटरल मेरिस्टेम। पार्श्व विभेजोतक यानी कि इसको कहते हैं हम लैटरल मेरिस्टेम, ठीक है ना, मेरिस्टेम, इतना ध्यान में रखना होगा। देखिए बाबू, जो पार्श्व विभेजोतक उत्तक होता है ना, ये पादपों में कहां पाया जाता है? तो यह तने एवं मूल की परिधि में पाया जाता है। जो तना होता है, तना का मतलब जो स्टेम होता है ना बाबू, स्टेम, मान लीजिए कि ये है स्टेम, ठीक है ना, ये स्टेम है और ये है जड़, ठीक है ना, ये है जड़, ये प्लांट से निकला हुआ जड़ है, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि ये परिधि में कहां पाया जाता है, तो इसको जब हम सेक्शन करेंगे, टीएस जब सेक्शन करेंगे ना बाबू, ट्रांसफर सेक्शन करेंगे, पतला से एक चिप्स के रूप में काटेंगे, इसको पतला काटेंगे तो कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगा। इसको जब काट के यहां रखेंगे चिप्स की तरह तो इस तरह से दिखाई देगा, इसको काट कर यहां रखेंगे तो ये चिप्स की तरह यहां पर दिखाई देगा, गोला सा भाग दिखाई देगा, ठीक है ना। इसको हम टीएस सेक्शन करेंगे, ट्रांसफर सेक्शन करेंगे। अब परिधि पर कहां पाया जाता है, तो हम आपको बता दें कि देखिए ये जो स्टेम है ना, इसके चारों तरफ यहां पर परिधि में पाया जाता है, बीच से हट करके। देखिए बीच वाला भाग है ना, इसको हटा करके यहां पर साइड में चारों तरफ ये विभेजोतक उत्तक जो है, कौन सा विभेजोतक उत्तक? तो लैटरल विभेजोतक उत्तक साइड में पाया जाता है। लैटरल का मतलब पार्श्व यानी कि साइड में पाया जाता है, तो ये साइड में पाया जाता है। देखिए साइड में पाया जा रहा है बीच वाले भाग को छोड़ करके। ये सबसे पहले तो इसका कार्य क्या है कि ये मोटाई में बढ़ाने का कार्य करता है। ये बाबू मोटाई में बढ़ाता है, चारों तरफ से विभेजोतक उत्तक करके विभाजित करके, और ये बढ़ाने का कार्य करता है, ठीक है ना। तो कहां कहां पाया जाता है बाबू? तना, स्टेम, ठीक है ना, स्टेम और रूट, जड़ के परिधि पर पाया जाता है। किस पे? लैटरल भाग में पाया जाता है। कहां पाया जाता है बाबू? लैटरल भाग में पाया जाता है। चलिए ठीक है, अब हम आपको बता देते हैं कि अस्थायी उत्तक कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में चर्चा करते हैं कि अस्थायी उत्तक क्या होता है। तो बाबू मैं आपको बता दूं कि यह वास्तव में विभेजोतक उत्तक का ही भाग होता है। ये विभेजोतक उत्तक का भाग होता है। जो कोशिकाएं, ये सबसे पहले तो विभेजोतक उत्तक जो होती है अपरिपक्व होती है, परिपक्व नहीं होती है। इसकी कोशिकाएं बिल्कुल नाजुक होती है और बार बार विभाजन करती रहती हैं। लेकिन जब बार बार विभाजन करती है तो इसकी कोशिकाएं जो परिपक्व हो जाती हैं, जो मैच्योर हो जाती हैं, जो डिवाइड नहीं करती हैं आगे चल के, उसको हम कहते हैं अस्थायी उत्तक, यानी कि वो अस्थायी हो जाती है, वो विभाजन नहीं करती हैं। लेकिन एक बात और है, यहां पर हम आपको बता देते कि जो अस्थायी उत्तक है वो सबसे ज्यादा अगर कार्य करती है तो क्या कार्य करती है? तो सपोर्टिंग का कार्य करती है, क्योंकि वो हार्ड होती है, दृढ़ होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। यहां पर आपको बताया गया कि परमानेंट टिश्यू, ये एनी टाइम प्लांटों में उपस्थित होती हैं और उसको सहारा देने का कार्य करती हैं, ठीक है ना। हम इसके बारे में चर्चा करते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूं और आपको समझा देता हूं, ठीक है ना। देखिए बाबू,
ये जो उत्तक होता है ना, ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बाबू? दो प्रकार का। तो कौन कौन सा होता है? तो जो पहला होता है उसको हम कहते हैं सरल टिश्यू, यानी कि सिंपल टिश्यू होता है, और दूसरा जो होता है वो जटिल उत्तक होता है। ठीक है ना, यहां पर हम आपको बता देते हैं। देखिए यहां पर हम लिख देते हैं, पहला जो होता है वो होता है सरल अस्थायी उत्तक। ठीक है ना, सरल अस्थायी उत्तक। ठीक है, इसको कहते हैं हम सिंपल परमानेंट टिश्यू। यहां पर मैं परमानेंट टिश्यू कर देता हूं। ठीक है ना, और जो दूसरा भाग होता है इसका, उसको कहते हैं हम जटिल अस्थायी उत्तक। अस्थायी उत्तक यानी कि इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा यहां पर हमको समझ लेना है कि सरल अस्थायी उत्तक क्या होता है और जटिल अस्थायी उत्तक क्या होता है। इसमें इतना ही बस अंतर है कि जो सरल अस्थायी उत्तक होता है ना बाबू, वो केवल एक ही प्रकार के कोशिका से बना होता है, यानी कि इस प्रकार के उत्तक में डिफरेंस टाइप के सेल्स नहीं होते हैं, यानी कि उसमें हम विभेदीकरण नहीं कर सकते हैं। देखेंगे तो बिल्कुल एक जैसे दिखाई देंगे, लेकिन कार्य में अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए इसको हम सरल अस्थायी उत्तक कहते हैं। लेकिन यहां पर जो जटिल अस्थायी उत्तक है वो डिफरेंस टाइप के देखेंगे और एक से अधिक होंगे। ये जो है उत्तक जो बनता है वो कोशिकाएं डिफरेंस टाइप के सेल्स होते हैं और अलग अलग कार्य के लिए उत्तरदायी होते हैं, इतना ध्यान में रखना है। ठीक है ना, यहां पर जो सरल अस्थायी उत्तक है वो एक ही कोशिका होता है और एक ही कोशिका होता है और इसका कार्य भी एक ही होता है, इतना ध्यान में रखना है। कभी कभी इसकी कोशिकाएं अलग अलग तरह से कार्य करने लगती हैं, मॉडिफाइड हो जाती हैं और कार्य अलग अलग तरह से करने लगती हैं। लेकिन यहां पर हमको ये चीज जानना है कि सरल अस्थायी उत्तक की कोशिकाएं केवल एक ही प्रकार की होती हैं, डिफरेंस टाइप की नहीं होती हैं, बहुत सारे होंगे लेकिन एक ही प्रकार की होंगी। और जटिल अस्थायी उत्तक में जो कोशिकाएं भाग लेती हैं वो एक से अधिक प्रकार की होती हैं, यानी कि डिफरेंस टाइप के सेल्स होती हैं और डिफरेंस टाइप के वर्क करने के लिए, कार्य करने के लिए उत्तरदायी होती हैं, इतना ध्यान में रखना है। ठीक है ना, सबसे पहले हम आपको इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि सरल अस्थायी उत्तक वास्तव में कितने प्रकार का होता है। तो मैं आपको बता दूं कि सरल अस्थायी उत्तक 3 प्रकार का होता है। कहां कहां पाया जाता है, इसका कार्य क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है ना, इसका कार्य क्या होता है, सबसे पहले तो मैं बता दिया हूं कि ये अस्थायी उत्तक जो है सपोर्टिंग के कार्य करता है। तो यहां पर हमको केवल इतना ही जानना है कि इसका कार्य क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं और इसका कार्य, सुचारू रूप से इसका कार्य क्या है। ठीक है ना, तो यहां पर हम आपको बता देते हैं कि सरल अस्थायी उत्तक जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है बाबू, ध्यान दीजिए। जो पहला होता है उसका नाम है मृदुत्तक, यानी कि पैरेन्काइमा। जो दूसरा होता है उसको कहते हैं स्थूल कोण उत्तक, यानी कि इसको कहते हैं कोलेनकाइमा। और जो तीसरा होता है बाबू उसको कहते हैं दृढ़ उत्तक, यानी कि स्क्लेरेनकाइमा। और ये इनका कार्य क्या क्या होता है मैं यहां पर पहले लिख देता हूं और आपको बता देता हूं। ठीक है ना, देखिए यहां पर मैं नोट कर देता हूं। यहां पर मैं लिख देता हूं पहला और यहां लिख देता हूं दूसरा और यहां लिख देता हूं तीसरा। ठीक है ना, पहला जो होता है बाबू इसका नाम है मृदुत्तक। मृदुत्तक यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं पैरेन्काइमा, इसको कहा जाता है पैरेन्काइमा। ठीक है ना, और जो दूसरा होता है बाबू उसको हम कहते हैं स्थूल कोण उत्तक। क्या बोलते हैं, स्थूल कोण उत्तक। ठीक है ना, चलिए ठीक है, स्थूल कोण उत्तक। और जो इसको इंग्लिश में कहते हैं कोलेनकाइमा, इसको कहा जाता है कोलेनकाइमा। और जो बाबू तीसरा होता है इसको कहते हैं दृढ़ उत्तक, दृढ़ोत्तक। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम स्क्लेरेनकाइमा। यहां पर सी रहेगा, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है ना, इस बाबू जो मृदुत्तक जो होता है ना, यानी कि जो पैरेन्काइमा होता है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि पादपों में यानी कि पेड़ पौधों में ये केवल जो है
जल और खाद्य पदार्थों को इकट्ठा करने का कार्य करता है, यानी कि यह संग्रह में भाग लेता है। अन्य खाद्य पदार्थों को संग्रह का कार्य करता है, यानी कि इकट्ठा करता है, ठीक है ना, संचित करके रखता है। और जो बाबू स्थूल कोण ऊतक होता है, यानी कि जो कोलेनकाइमा होता है, इसका कार्य इतना ही होता है कि यह पादपों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करने का कार्य करता है। आज जब यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स यानी कि हार्ड होता है, दृढ़ होता है, कठोर होता है, इसलिए ही ये पादपों को यांत्रिक शक्ति प्रदान कर सकता है। इतना ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ये जो है यांत्रिक शक्ति प्रदान करने का कार्य करता है, उसको अवलंबन देने का कार्य करता है। प्लांट के सभी ऊतकों को यह अवलंबन देने का कार्य करता है। हर जगह पाया जाता है, हर ऑर्गन्स में पाया जाता है, हर ऊतक के पास पाया जाता है, जो क्या करता है बाबू, अवलंबन का कार्य यानी कि यांत्रिक शक्ति प्रदान कराता है, सहायता करता है। अगर हम बात करते हैं कि दृढ़ोत्तक का कार्य क्या होता है पादपों में, तो मैं आपको बता दूं कि यह पादपों में बाहरी परतों को रक्षा करता है, और बाहरी परतों को रक्षा करने के साथ साथ उसको जो है चारों तरफ से ढकने का भी कार्य करता है। इतना ध्यान में रखना होगा। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम चर्चा कर लेते हैं जटिल अस्थायी ऊतक के बारे में। आपको तो ये समझ में आ गया कि अस्थायी ऊतक दो प्रकार का होता है, सरल अस्थायी ऊतक और जटिल अस्थायी ऊतक। सरल अस्थायी ऊतक का मतलब कि कोई कुछ ना कुछ कार्य करता है, मैं आपको यहां पर बता दिया। और दूसरा मैं आपको बता देता हूं कि जटिल अस्थायी ऊतक क्या होता है। कॉम्प्लेक्स जो परमानेंट टिश्यू है, ये कितने प्रकार के होते हैं और इनका कार्य क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो जटिल अस्थायी ऊतक होता है बाबू, वो केवल दो प्रकार का होता है। अब दो प्रकार का होता तो है, लेकिन इनका कार्य क्या है, तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको लिख देता हूं और बता देता हूं। देखिए, ये कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। अब कौन कौन सा होता है भाई, तो पहला जो होता है इसको हम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं दारू, और इंग्लिश में कहते हैं इसको हम जाइलम, ठीक है ना। और दूसरा भाग होता है, इसको कहते हैं हम हिंदी में पोषवाह, और इसको इंग्लिश में कहते हैं हम फ्लोएम। इसको इंग्लिश में फ्लोएम के नाम से जानते हैं। चलिए हम इन दोनों के कार्य के बारे में बता देते हैं। सबसे पहले तो ये बहुत ही जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स अस्थायी ऊतक के तहत आता है, ठीक है ना। क्यों आता है? क्योंकि इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो डिफरेंस टाइप की होती हैं। जो जटिल ऊतक होता है ना बाबू, जटिल अस्थायी ऊतक होता है, उनकी कोशिकाएं जो होती है वो डिफरेंस टाइप की होती हैं और अलग अलग कार्य करने के लिए उत्तरदायी भी होती हैं। अलग अलग प्रकार की होती भी है और अलग अलग कार्य करने के लिए उत्तरदायी भी होती है। इतना ध्यान में रखना होगा। तो हम आपको बता देते हैं कि इन दोनों का कार्य क्या है, एकदम आसान भाषा में। देखिए, जो दारू होता है यानी कि जो जाइलम होता है, इसका कार्य इतना ही होता है कि ये मृदा से जो जल में घुलित पदार्थ होता है ना, जो जल में घुलित पोषक तत्व होते हैं, उनको यानी कि खाद्य पदार्थ को, जल में घुलित खाद्य पदार्थों को प्लांट के यानी कि पेड़ पौधों के सभी अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। जड़ से खींचेगा और लेकर के पूरे पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य कर देता है। इतना ध्यान में रखिएगा। और जो पोषवा होता है ना बाबू, पत्तियों में बना भोजन, देखिए इसका जबरदस्त कार्य है। पत्तियों में बना भोजन, तो पत्ती में कौन सा भोजन बनता है, तो मंड बनता है यानी कि स्टार्च बनता है। तो किस प्रक्रिया द्वारा बनता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा, फोटोसिंथेसिस द्वारा बना भोजन, पादपों में बना भोजन पोषवाह पादपों के सभी अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ये दोनों का कार्य आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि आई होप कि आपको जो है आज का जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, यानी कि जो हमारा परिचय है किस चैप्टर का, तो 6 चैप्टर का, क्लास 9th का उत्तक यानी कि पादप उत्तक का आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बाबू मैं आपको बता दूं कि यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ आज का टॉपिक अगर समझ में आ गया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिल सके। कमेंट भी करें ताकि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो आप लाइक भी करें। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आज जो मैं बताया परिचय, और इसको जो है जितने इसके पार्ट होते हैं, विभजोतक उत्तक, अस्थायी उत्तक, और इसमें शीर्ष विभजोतक उत्तक, अंतर्वेशी पार्श्व, जितने प्रकार हैं उसको मैं
एक एक करके और एक एक टॉपिक और अलग अलग वीडियो का पार्ट बना करके मैं आपको पढ़ाऊंगा और बताऊंगा। तो बाबू आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।